एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि यू ऑल आर गुड। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या है, एक प्रेजेंट कहाँ रहती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये किस किस चीज से बनी हुई होती है, इन सभी चीजों के बारे में अपन बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो आती है कि इसकी ओरिजिन क्या है, कि जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओरिजिन की बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन कहां से है। तो इसकी ओरिजिन कुछ साइंटिस्ट अलग अलग बात बताते हैं कि कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जो न्यू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी ओरिजिन हुई है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इसकी जो ओरिजिन हुई है वो किससे हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुई है। अब पहली बार जो बात करें अपन तो उस जो फर्स्ट जो कुछ साइंटिस्ट का जो ग्रुप कहता है कि प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी है, उसके कोई भी सबूत उनको नहीं मिले हैं। लेकिन जब अपन देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंपेयर करते हैं कि इसकी ओरिजिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुई है, तो इसके साइंटिस्ट को कुछ सबूत भी मिले हैं। आप देखिए सबूत क्या है कि सबसे पहले अगर अपन देखें कि इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन, ध्यान दीजिए केमिकल जो कॉम्पोजिशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही है। इट मींस ये भी मैक्सिमम प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के ही बनी हुई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में कि इसकी जो डिस्कवरी की थी, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी कीथ पोर्टर ने। किसने की थी भाई? कीथ पोर्टर ने। तो इसी के साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उन सभी के बारे में अपन यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कि इट इज डिस्कवर्ड बाय कीथ पोर्टर। किसने डिस्कवर किया था? कीथ पोर्टर ने इसको डिस्कवर किया था। एज वी नो दैट द केमिकल कंपोजिशन इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों है सिमिलर? क्योंकि देखिए इसमें लिपिड भी 30 to 50% है और प्रोटीन भी 50 to 70% प्रेजेंट होती है। और इसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी यही लगभग कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट, द मसल्स इन मसल्स इट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर अपन मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी मसल्स होती हैं, तो मसल्स के अंदर देखिए जैसे अपनी ये मसल्स आ जाएंगी, ये वाली मसल्स आ जाएंगी। और दूसरी अगर अपन देखें कौन सी, जो अपनी हार्ट भी तो मस्कुलर ऑर्गन है ना, तो उसके अंदर जो अपन देखें तो ये किसके नाम से जानी जाती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है द गैप प्रेजेंट बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज साइटोसोल। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जो गैप प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में उसको बोलते हैं साइटोसोल। ये आप लोगों को अभी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप लोगों को बताएंगे तो उसके अंदर बताएंगे कि साइटोसोल एक्चुअल में दिखेगा कहां आप लोगों को। आपको याद रखना है कि जो गैप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसको साइटोसोल बोलते हैं, जो कि हम आपको डायग्राम के अंदर आगे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो साइटोसोल है कहां पर एग्जैक्टली। Now next is endoplasmic reticulum absent in prokaryotes but present in eukaryotes। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक नोट डाल के अपन ने बात लिखी हुई है और इसको आपको याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या? इन आरबीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होती है? आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू गोल्जी बॉडी बट लाइक गोल्जी बॉडी। देखिए कि जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये सिमिलर है किसकी? गोल्जी बॉडी से सिमिलर है। लेकिन क्या? बट लाइक गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी वेसाइकल ट्यूब्यूल्स। देखिए सिस्टर्नी वेसाइकल ट्यूब्यूल्स क्या है? सिस्टर्नी वेसाइकल ट्यूब्यूल्स वो सब पार्ट्स हैं इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिससे मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? बनी हुई है। और गोल्जी बॉडी भी इनसे मिलकर के ही बनी हुई होती है। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि जो गोल्जी बॉडी के अंदर होता क्या है कि गोल्जी बॉडी के अंदर ये ग्रुप बना लेती है, ये तीनों मिलकर के क्या बना लेती है? ग्रुप के अंदर अरेंज रहती है, ग्रुप बना लेती है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है? इट डजंट मेक एनी ग्रुप। यहाँ पर ये कोई भी ग्रुप नहीं बनाती हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर अपन ने जो चीज बताई क्या कि केमिकल कॉम्पोजिशन सिमिलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, जो स्ट्रक्चर है वो गोल्जी बॉडी की तरह है। ये केमिकल कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज जनरली कॉल्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टम भी इसको अपन कहते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे इनके बारे में, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में है कि सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती है, और हम देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं, ये कितनी बड़ी होती हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, और ये प्रेजेंट कहां पे होती है और कैसे काम करती है। सो लेट्स next we have the structure of endoplasmic reticulum is made up of three substructure, तीन सबस्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। अभी अपन ने बताया था आप लोगों को तीन सबस्ट्रक्चर कौन सी हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। कौन कौन सी हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल। तो फर्स्ट वी हैव सिस्टर्नी, दीज आर लॉन्ग फ्लैट बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, एक तो ये लॉन्ग है, लंबी है, देखिए ये सिस्टर्नी स्ट्रक्चर अपन ने बना रखी है आपके लिए यहाँ पर। तो एक तो ये सिस्टर्नी जो होती है लॉन्ग होती है, यहाँ पे ये देखो फ्लैट मतलब बिल्कुल चपटी आपको नजर आ रही है, फ्लैट, लॉन्ग, फ्लैट, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ये आपके सामने क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बात करते हैं इसकी थिकनेस की, तो थिकनेस इज अबाउट 40 to 50 नैनोमीटर। नैनोमीटर का पहले भी जिक्र हो चुका है कि नैनोमीटर एक ऐसा यूनिट है, उसको अगर अपन कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर तो इट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ मीटर। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है कि नैनोमीटर होता क्या है, इसकी एग्जैक्ट यूनिट कितनी आएगी, 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट विद 1 × 10⁻⁹ मीटर। सो नेक्स्ट वी हैव इट इज मोर डेवलप्ड इन सेल व्हिच आर रिलेटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि ये उन सेल्स के, सिस्टर्नी जो होती है ये उन सेल्स के अंदर मोर डेवलप होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होती हैं। जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं उनके अंदर क्या होती है, ये ज्यादा डेवलप होती है। कौन, सिस्टर्नी। ठीक है, नेक्स्ट है दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स की होती हैं अपने पास में। एक तो हो गई एसईआर और एक हो गई आरईआर। एक तो कौन सी है पास में, एसईआर, एक है आरईआर। तो अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की बात करें अपन, एसईआर की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो रही है ना यहाँ पे बात, तो इसका मतलब ये हो गया इट डू नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट। देखिए यहाँ पे सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी के ऊपर भी क्या होगा कि राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, है ना। तो ये जो राइबोसोम जिसके ऊपर प्रेजेंट हैं वो तो हो गए आपके एसईआर, और सॉरी वो तो जिसके ऊपर प्रेजेंट है वो तो हो गया आपके आरईआर, और जिसके ऊपर एब्सेंट है वो हो गया आपके पास में एसईआर। तो ये तो अपने पास में फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई किसकी, ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी सिस्टर्नी की। अब अपन बात करेंगे सेकंड स्ट्रक्चर वेसिकल की। सो नेक्स्ट वी हैव वेसिकल्स। वेसिकल मींस इट इज ओवल और सर्कुलर शेप। देखिए वेसिकल जब भी अपन टर्म देखते हैं तो हमको नाम से पता चल रहा है कि ये या तो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होगी, गोल होगी, या फिर ओवल शेप होगी, या अंडे के आकार की जैसी होगी। तो ये अपनी स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे आपको वेसिकल दिख जाएंगी, गोल है या ओवल शेप की जैसी आपको नजर आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट ओवल शेप ही होंगी, ये गोल ही होंगी, लेकिन लुक्स लाइक ओवल शेप और सर्कुलर, ये यहाँ पे अपन ने आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट, these vesicles are distributed into the cytoplasm। ये जो वेसिकल्स होती हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए गोल्गी बॉडी के अंदर क्या है कि ग्रुप के साथ में रहती हैं, ये अपन ने बताया था, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या आती है, कोई ग्रुप नहीं बनाती हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। तो वही बात ये आगे यहाँ पे आती है कि वेसिकल्स क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ग्रुप में नहीं होती हैं जैसा कि गोल्गी बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट, स्मॉल वेसिकल मेक्स टुगेदर मेक्स ए बिग वेसिकल। छोटी छोटी वेसिकल्स, ये छोटी ये छोटी ये छोटी छोटी वेसिकल एक साथ मिल जाती हैं और ये मिलकर के एक बड़ी वेसिकल से क्या कर लेती हैं, फॉर्मेशन कर लेती हैं। नेक्स्ट, These are more in protein synthesized related cells। जैसा देखिए किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसाइज रिलेटेड जो सेल्स है उनके अंदर इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें भी सेम वो चीज है, ये भी दो प्रकार की हो सकती है कि आरईआर और एसईआर, जिसके ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो आरईआर हो जाएगा और जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है वो एसईआर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि दो चीज हैं कि सिस्टर्नी और वेसिकल्स की संख्या उनके अंदर ज्यादा होती है, उन सेल्स के अंदर ज्यादा होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्यूब्यूल्स।
So next we have tubules. These are long branch a bag like structure. ये लंबी होती हैं ब्रांच. देखिए यहाँ पर अपन ने ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर बनाई है. ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच है, लॉन्ग भी है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जैसी आपको दिखाई दे रही है. देखिए यहाँ पे तो ये ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे आपकी. इसके ऊपर भी वही सेम सिचुएशन है. राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही काम इसके अंदर भी हो सकते हैं. तो ये ट्यूब्यूल्स तीनों स्ट्रक्चर की बात हो गई. तो तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के बनाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर गए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की स्ट्रक्चर. ये देखिए थोड़ी टिपिकल लग रही है लेकिन इसको बनाना बहुत ही इजी है. इतना टिपिकल नहीं है. मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बनाना है. सबसे पहले आपने ये वाली लाइन बनाई है जो कि न्यूक्लियस है. देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होती है, न्यूक्लियस से जुड़ी हुई रहती है. तो ये जो अपन ने बनाया है ये हाफ बनाया है. न्यूक्लियस का क्या बनाया है, हाफ. तो ये पूरा का पूरा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा ना. तो ये बीच में अपन ने हाफ लिया है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए. न्यूक्लियस का हाफ हो गया. ये हाफ अपन ने बोल दिया इसको न्यूक्लियस. अब ये न्यूक्लियर क्या हो गई, मेम्ब्रेन हो गई. ये क्या हो गई अपन ने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अपन ने पोर्स को शो किया है. किसको शो किया है, शो किया है यहाँ पर न्यूक्लियर पोर को शो किया है इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर. इसका भी कारण बताएंगे कि पोर जो ये पोर है इनको शो करने का क्या रीजन है वो बताएंगे. देखिए यहाँ पे होगा क्या कि इस प्रकार के अपन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी ये जो पूरी की पूरी हैं ये सारी की सारी क्या हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना रही हैं. इसके फॉर्मेशन के अंदर इन सभी का क्या होता है, रोल होता है. देखिए आगे कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में दो प्रकार की होती है. एक तो होती है आरईआर, एक होती है एसईआर. जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स हैं जिन पर राइबोसोम प्रेजेंट है वो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. जिस पर राइबोसोम एब्सेंट है वो आपकी क्या हो गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एसईआर हो गई. तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो गैप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोसोल. तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको 3D स्ट्रक्चर के अंदर इमेजिन कीजिए. तो 3D स्ट्रक्चर के अंदर जब आप इसको इमेजिन करेंगे तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको गैप्स नजर आएंगे. क्या नजर आएंगे, गैप्स नजर आएंगे. यही गैप क्या कहलाते हैं, आपको साइटोसोल कहलाते हैं. तो ये वाली अब हमने बताया था आपको कि न्यूक्लियर पोर का काम क्या होगा. देखिए न्यूक्लियर पोर का काम क्या होगा कि यहाँ पे राइबोसोम है. राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे. जब प्रोटीन फॉर्मेशन होगा तो ये न्यूक्लियस के पास भी जाएगी ना. तो ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगी ये प्रोटीन पोर्स में से होते हुए तो जाएगी न्यूक्लियस के पास में. तो ये पोर्स क्या करते हैं, एक्सचेंज का काम. किसका, सब्सटेंस के एक्सचेंज का काम. सेलुलर इंटरसेलुलर एक्सचेंज के काम, इंटरसेलुलर एक्सचेंज का काम करते हैं. कौन करते हैं, ये पोर्स ये काम करेंगे. दूसरा एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो दूसरा एंडोप्लाज्मिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हो गया वो हो गया इसका स्केलेटन बनाना. किसका, सेल का एंडोस्केलेटन बनाने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. तो ये डायग्राम आप लोग बनाएं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. डायग्राम इजी है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है. अब इसके बाद अपन बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. सो लेट्स स्टार्ट. So this is the modification of endoplasmic reticulum. तो मॉडिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास में चार मॉडिफिकेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. पहला तो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मॉडिफिकेशन का मतलब हो गया कि एक्चुअल के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉडिफाइड होकर के बनी है. अपन किसी न किसी चीज को मॉडिफाई कराते हैं तो वो मॉडिफिकेशन ही कहलाता है. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे इसलिए नाम दे रहे हैं कि या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी है. तो हमारे पास में चार है. फर्स्ट भी है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन मसल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आप लोगों को पता है कि मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको अपन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो देखिए, बिकॉज इट स्टोर Ca2 पॉजिटिव आयन. क्या स्टोर करती है ये Ca2 पॉजिटिव आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन को स्टोर करती है और साथ ही साथ एनर्जी मॉलिक्यूल्स को भी क्या करती है, ये स्टोर करती है. जो क्या काम करते हैं, स्टोर क्यों करती है, इसको देखिए कि मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन. देखिए मैं लिख भी रहा हूं ना तो यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और जैसे हाथ नीचे जाता है मसल रिलैक्स हो जाती हैं. ठीक है, इसी प्रकार से हमारा हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के हार्ट पंप करता है ब्लड को. तो हार्ट की मसल्स हो गई
गई, हमारी स्केलेटल मसल्स हो गई, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एनर्जी चाहिएगी, तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, ज्यादा जरूरी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, इसलिए दो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो एग्जांपल देखिए, नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इज इट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल भी है मसल्स ऑफ स्केलेटल, स्केलेटल की ये मसल्स हैं, ये वाली मसल्स हैं, ये जो अपने जो लेग्स हैं उनकी मसल्स हैं, ये सभी मसल्स आ जाएंगी इसके अंदर। मसल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की मसल्स भी इसके अंदर काउंट होती हैं, क्योंकि वो हार्ट मसल्स ही मस्कुलर ऑर्गन ही तो है, कार्डिक मसल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इरगैस्ट्रोप्लाज्म, इरगैस्ट्रोप्लाज्म क्या होते हैं, when ribosome are accumulated on the cisternae then it is known as इरगैस्ट्रोप्लाज्म। क्या होता है कि जब राइबोसोम सिस्टर्नी के ऊपर बिखरे हुए रहते हैं या स्टोर रहते हैं, क्या, जब राइबोसोम सिस्टर्नी के ऊपर बिखरे हुए रहते हैं या स्टोर रहते हैं, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इरगैस्ट्रोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट, द इरगैस्ट्रोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल इज नोन एज नीजल ग्रेन्यूल। जो इरगैस्ट्रोप्लाज्म है किसके, नर्व सेल के। देखिए नर्व सेल की स्ट्रक्चर आपको याद हो रही हो, आती हो, तो वहां पर नीजल बॉडीज या नीजल ग्रेन्यूल्स होती हैं, वो एक्चुअल के अंदर क्या है, वो एक्चुअल के अंदर इरगैस्ट्रोप्लाज्म ही होती हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वी हैव माइलॉइड बॉडीज। व्हाट, माइलॉइड बॉडीज, these are the specific smooth endoplasmic reticulum which is present in the retina pigmented epithelial cell। देखिए ये स्पेसिफिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या है, स्पेसिफिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कहां प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है रेटिना पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स के अंदर। देखिए रेटिना पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स की बात करें अपन, तो हमारा रेटिना है इसके अंदर, उसके अंदर पिगमेंटेड सेल्स भी होती हैं, तो वो पिगमेंटेड सेल्स के अंदर क्या होती है, ये माइलॉइड बॉडीज प्रेजेंट होती है। अब ये प्रेजेंट होती हैं तभी तो ये देखिए रेटिना आईज हो गया, रेटिना आ रहा है, यहाँ पे आईज आ रही हैं, तो आईज आ रही है तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा, फोटो सेंसिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फोटो सेंसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोसोम्स। क्या है हमारे पास में, माइक्रोसोम्स है। These are the smallest fragment of endoplasmic reticulum। देखिए माइक्रोसोम्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं, माइक्रोसोम्स सेल का फ्रेगमेंटेशन, सेल के टुकड़े टुकड़े करके अपन क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, किसको, माइक्रोसोम्स को। तो ये क्या हो जाएंगे, सेल के स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट हो जाएंगे, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे टुकड़ों के कहलाते हैं, माइक्रोसोम्स कहलाते हैं। We get it by the fragmentation of cell। और हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं, किसी भी चीज के टुकड़े कैसे प्राप्त होंगे, जब उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ देंगे, तभी तो अपने को चीजें प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स अपने को सेल के टुकड़े करने पर प्राप्त होता है। नोट डालकर यहाँ पर लिखी हुई है अपन एक बात, माइक्रोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द लाइव सेल। अब देखिए कि किसी चीज के टुकड़े करोगे तो वो जिंदा तो रहेगी नहीं, तो ये चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर सीधी सी बात अपने को ये बताई है कि माइक्रोसोम कभी भी लाइव सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो करेंगे फंक्शंस के बारे के अंदर। ये फंक्शंस क्या हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। So we have functions. So we have functions here. First is मैकेनिकल सपोर्ट। देखिए आपको हमने बताया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। मैकेनिकल सपोर्ट इट मींस कि जैसे हमने बताया ना एंडोस्केलेटन बनाती है उसका, तो मैकेनिकल सपोर्ट ही तो है, मैकेनिक वर्क ही तो हो रहा है कि सेल का अगर एंडोस्केलेटन बनाया जा रहा है तो मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर ही तो आ रहा है। तो ये काम कौन कर रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रही है। दूसरा इंटरसेलुलर एक्सचेंज। इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर जो भी है ना एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जुड़ी हुई है, तो न्यूक्लियस से जो भी चीज लेके आनी है बाहर वो लेके आ जाएगी बाय न्यूक्लियर पोर, और खुद भी प्रोटीन फॉर्मेशन करती है, लिपिड फॉर्मेशन करती है, वो लिपिड जो सिंथेसाइज होता है वो भी अंदर पहुंचाया जाता है न्यूक्लियस के पास में। तो हो गया इंटरसेलुलर एक्सचेंज के अंदर भी क्या करती है, ये काम करती है। नेक्स्ट लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस जो होता है वो आपको ध्यान रखना है कि एससीआर के द्वारा होता है। कौन सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, जिसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेनली लिपिड सिंथेसाइज
यूटिलाइज करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो भी कौन करवाने में हेल्प करता है, पार्टिसिपेट कौन करता है, उसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट वी है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन की बात करें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब सेल डिवाइड हो रही होती है उस टाइम पर क्या करता है, ये कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल डिवाइड होती है, जिस टाइम पे सेल डिवीजन होता है उस टाइम पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, फॉर्मेट करता है, फॉर्म करता है। ध्यान रखना क्या कि ये फॉर्म कब करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब करता है, जब सेल डिवाइड हो रही होती है, जिस टाइम पे आवश्यकता होती है उस टाइम पे काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में भी काम करता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडी। इन सभी के फॉर्मेशन के अंदर भी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट वी हैव डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि कोई भी जो अगर अपन देखें टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है भाई, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, जैसे ड्रग्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गई, इन सभी को बाहर निकालने का काम ये करता है। तो इसी के साथ हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा और इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। सो